हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका सेम पेपर है 25 जन 2023 लेवल 2 वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड, जब एक कॉपर वेसल है उसको एक्सपोज किया जाता है मॉइस्ट एयर में एक लंबे समय तक के लिए, तो जो मॉइस्ट एयर होती है उसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन भी होती है प्लस वाटर भी होता है, ठीक है। इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ये जो ग्रीन कोटिंग है वो क्या सब्सटेंस है, मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। तो इसमें जो सब्सटेंस बनता है ना, दैट इज योर कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। एक तो ये बनता है आपका, और दूसरा कॉपर कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं CuCO3। ये दोनों ही फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपसे फॉर्मूले की रेंज में पूछ ले। एक होता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, एक होता है आपका कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं CuCO3। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एग्जैक्टली होता क्या है कि जो कॉपर मेटल है उसको जैसे ही आप एयर में एक्सपोज करते हो, ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे कोरोजन होने लगता है, यानी कि संक्षारण होने लगता है। कॉपर वेसल जो है, जैसे ही आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है, ऐसे ही कॉपर मेटल है। तो ये क्या करता है, ये एनवायरनमेंट में गैसेस का मिक्सचर होता है जिसके साथ ये रिएक्ट करता है। ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं ना, जितनी भी एनवायरनमेंट में गैसेस होती हैं, ये क्या करती है, कॉपर कार्बोनेट बना देंगे इसके साथ रिएक्ट करके, और कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इनका मेन काम होता है इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। क्लियर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is not found in the section of a leaf? Let's talk about the leaf। ठीक है, ये क्या होता है, प्लांट का एक पार्ट होता है। एक बात याद रखिएगा, जो टैप रूट होती है ना, उसमें हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और जो आपकी फाइब्रस रूट होती है उसके अंदर हमेशा पैरेलल वेनेशन होता है। ये आपका लीफ स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे देखिए कि लीफ की स्ट्रक्चर में क्या क्या नहीं होता है। गार्ड सेल होती है, स्टोमेटा होता है, क्लोरोफिल होता है, स्यूडोपोडिया नहीं होता, जाइलम नहीं होता है। जाइलम जो होता है ना, वो प्लांट के अंदर एक संवहनी ऊतक है जिसे हम बोलते हैं वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है। ये क्या करता है, जो पानी है, वाटर जो है, और न्यूट्रिएंट्स, इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, स्टेम में जाएगा, स्टेम से पत्तियों तक जाता है, ठीक है। ये होता है जाइलम का काम। जाइलम का जो फ्लो होता है ना, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। इसी में एक और वेस्क्यूलर बंडल होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है वो हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। जो पत्तियों ने खाना बनाया है वो वापस रूट्स तक आएगा, और रूट्स से वापस वो लीफ तक जाएगा। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो पत्ती में प्रेजेंट होती है, और इसी की प्रेजेंस की वजह से पत्तियां अपना खाना बनाती हैं। स्यूडोपोडिया जो होता है वो अमीबा में एक ऑर्गन होता है, ठीक है। जैसे अमीबा है, लेट सपोज ये अमीबा है, तो स्यूडोपोडिया जो है वो अमीबा में इस तरीके से बाहर आता है। ये क्या करता है, जिसे हम हिंदी में कूटपाद बोलते हैं, ये खाने को इनटेक करता है, खाना अंदर बॉडी में चला जाता है। स्टोमेटा जो होते हैं, ये आपकी स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटा क्लोजिंग होती है। ये होता है आपका गार्ड्स सेम के बीच जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। बाहर की जो स्ट्रक्चर सेल होती है उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। इन्हीं गार्ड सेल्स के चारों तरफ और सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल्स होती है, सब्सिडियरी सेल्स होती है, और क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ती अपना खाना नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट फाउंड इन द सेक्शन ऑफ ए लीफ, D and E। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। जो फाइबर है उसको ऊन में बदलने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है, और उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले होता है आपका शेयरिंग, ना कि सॉर्टिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, शेयरिंग होती है, यानी कि जो बेड है, मतलब जहां से भी ऊन आप निकाल रहे हैं ऊन की कटाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें स्काउरिंग। स्काउरिंग होता है कि ऊन को धोया जाता है, मतलब जो आपने निकाला है उसको आप वॉश भी तो करोगे, जिससे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाएं। फिर उसके बाद होती है उसमें सॉर्टिंग, जिसे हम घटाई बोलते हैं। गाइस आई एम सॉरी, हिंदी में मैं इसको नहीं बता पाऊंगी, सो लेट्स मूव टू द इंग्लिश।
सबसे पहले शेयरिंग होती है, ठीक है, जहाँ से भी ऊन आप निकाल रहे हो उसकी कटाई होगी, फिर उसके बाद स्काउरिंग होती है, उसको धोया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर उसकी सॉर्टिंग की जाती है, जो बड़े ऊन के रेशे होते हैं उनको एक तरफ, जो छोटी ऊन के रेशे होते हैं उनको एक तरफ, और जो मिड रेशा होता है उसको एक तरफ किया जाता है। उसके बाद ऊन जो है उसकी डाई की जाती है, ऊन कलरफुल आती है, येलो कलर में भी आती है, ब्राउन कलर में भी आती है, तो उसके ऊपर डाई की कोटिंग की जाती है और फिर उसको उसके गुच्छे जो हैं, रोलिंग जो है, पिंडे जो बनाए जाते हैं उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है। डाइंग और रोलिंग जो है वो सबसे लास्ट में होगी। जब आपने किसी कपड़े पर डाई कर दिया या किसी भी रेशे पे आपने डाई की, उसके बाद सीधे रोलिंग होगी, ये इसकी लास्ट स्टेप होती है। सबसे पहला होता है शेयरिंग, जो ऊन है उसको निकालना, स्काउरिंग होती है, फिर उसको धोना, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो इम्प्योरिटीज है वो हट जाएं, फिर होती है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब बड़ा एक तरफ, छोटा एक तरफ और मिड वाली ऊन एक तरफ। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। रेशमा इज बॉइलिंग वाटर इन मेटेलिक पैन। रेशमा जो है वो पानी को गर्म कर रही है, किसमें? मेटेलिक पैन में। हीट इज ट्रांसफर्ड इन मैनी वेज, सम आर। तो हीट जो है वो बहुत सारे तरीकों से ट्रांसफर हो रही है, इनमें से कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं, तो हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट प्रेजेंटेशन है हीट ट्रांसफर का, ठीक है। पहले में है हीट ट्रांसफर टू द हैंडल ऑफ द पैन ऑन द फ्लेम। जो मान लीजिए ये कोई फ्लेम है, ठीक है, इस पे आपने कोई चम्मच रखा या करचली रखी। अब क्या होता है, सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से वाइब्रेट होते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से पहले यहाँ से पार्टिकल गर्म होगा, फिर वो आगे मूव करेगा, यहाँ गर्म होगा, फिर आगे मूव करेगा और फिर आगे मूव करता है। तो ऐसे कर करके पूरा चम्मच और पूरी करचली गर्म हो जाती है। आप गैस पे अगर गर्म कुकर में कोई भी करचली रख के छोड़ देते हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरी करचली गर्म होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्शन प्रोसेस होती है। जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस हैं, सॉलिड सब्सटेंस है, उनमें क्या होता है, आपका कंडक्शन प्रोसेस होती है। तो 1 क्या होगा आपका? कंडक्शन। तो ये हट गया और आप कंडक्शन तीनों में है। दूसरा है हीट ट्रांसफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द पैन ऑन द फ्लेम। जो जल रखा हुआ है, यानी कि ज्वाला पर जो पात्र में जल है उसका तापमान बढ़ाने में ऊष्मा स्थानांतरित होती है। जितने भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं ना, उनके अंदर होता है आपका कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या करते हैं, जैसे आपने सर्दियों में हम डेलची में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब दाल बनने के लिए रखते हैं, सबसे पहले नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये आपने मान लीजिए कोई फ्लेम है, इसके ऊपर कोई बीकर रखा, सबसे पहले ये वाला पोर्शन गर्म होता है। जैसे इसके पार्टिकल्स एक्सपेंड होंगे, वो हल्के होंगे तो वो ऊपर उठेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठने लगते हैं तो ऊपर से हैवी पार्टिकल्स नीचे आएंगे, फिर वो गर्म होंगे और ये वापस रोटेशन में प्रोसेस चलती रहती है, और ऐसे करके पूरा जो कंटेनर होता है, पूरी जो वेसल होती है, वो चीज़ गर्म हो जाती है। दिस इज योर कन्वेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन, कन्वेक्शन। थर्ड है हीट ट्रांसफर टू एयर नियर द पैन। जो हीट है वो पैन के पास हवा के थ्रू ट्रांसफर होती है। कैसे? ये होता है आपका रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूर्य से सनलाइट आती है, सन से सनलाइट आती है, तो उसमें कोई मीडियम होता है? नहीं, डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पे रेडिएट होती है। सेम गोज, जब आप किसी भी, मान लीजिए ये कोई कंटेनर रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वेसल है, कुकर रखा है, ठीक है, या कोई कढ़ाई रखी है, बोन फायर हो रहा है, तो जो आपने देखा होगा कई बार सराउंडिंग में हमको हीट लगती है। जैसे हम पॉपकॉर्न वगैरह सेकते हैं, मूंगफली सेकते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स ना बाहर पॉप आउट होके आते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से कई बार हमारे हाथ पे आ जाता है या फेस पे आता है। ये होता है हीट ट्रांसफर टू एयर नियर द पैन। ये क्या होता है? रेडिएशन। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन होता है सॉलिड्स में, इसमें पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो चम्मच या करचली या जो भी वेसल है वो गर्म हो जाती है। कन्वेक्शन लिक्विड में होता है, लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं, जो नीचे की तरफ बॉटम में होते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं, हल्के होते हैं, हल्की होकर ऊपर उठते हैं, ऊपर से हैवी पार्टिकल वापस नीचे जाते हैं। रेडिएशन जो होता है ये वैक्यूम में भी हो सकता है। सनलाइट जो है उससे डायरेक्ट लाइट अर्थ पे रेडिएट होती है। दिस इज योर रेडिएशन। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेचुरल इंडिकेटर है, जहाँ ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है। तो यहाँ पे पूछा है कि लिटमस जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका लाइकेन से। लाइकेन जो होता है ये आपका फंगी और एल्गी दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लाइकेन जो होता है, लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी।
जो फंगी होती है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है और एल्गी जो है वो इसको फूड प्रोवाइड करती है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके रहते हैं। लिटमस जो होता है वो ट्री का जो बाक होता है ना उससे ऑब्टेन्ड होता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का मतलब छाल सी जो होती है वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर। दूसरा चीज होती है कि लिटमस जो है वो अगर ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो रहा है तो ये होता है आपका एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम होता है बिलो टू 7, और अगर रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है तो ये होता है आपका बेसिक मीडियम, ठीक है। और जिस लाइकेन से इसको ऑब्टेन किया जाता है, मान लीजिए अगर आपसे आगे चल के पूछ ले कि कौन सा ऐसा डिवीजन है जहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज योर थैलोफाइटा, ठीक है। क्या होता है आपका थैलोफाइटा, ये लाइकेन है। लाइकेन का मतलब एक डिवीजन होता है जहां से इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई। लिटमस जो होता है अगर ब्लू टू रेड हो तो एसिडिक होता है, रेड टू ब्लू तो बेसिक होता है। लिटमस को लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकेन जो है वो फंगी और एल्गी से मिलकर बनी होती है। फंगी जो है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, जबकि एल्गी जो है वो उसको फूड प्रोवाइड करती है। अगर डिवीजन आपसे पूछे लाइकेन का, दैट इज योर थैलोफाइटा। दूसरी चीज, अगर हम टर्मेरिक की बात करें तो टर्मेरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। एसिडिक मीडियम में टर्मेरिक जो है वो येलो कलर ही देती है, यानी कि हल्दी हल्दी रहती है, लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन की बात करें तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। यूजुअली हम घरों पे भी देखते हैं, जो मम्मियाँ किचन में कपड़ा यूज करती हैं उस पर हल्दी के निशान रहते हैं, आप जरा सा उस पर साबुन फेरिए वो तुरंत रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता है, ये आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। एसिड में कोई कलर नहीं देगा, लेकिन बेस में जाते ही ये कैसा देता है, लाइट पिंक। क्लियर। चाइना रोज जो है वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। जो लोहे पर जंग लगती है उसको रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक अनुशंसित प्रथा नहीं है। मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड है जिसको आप रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए मतलब उसको अगर रोकना है तो उसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन होती है जहाँ पे आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंट में एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसे हम बोलते हैं Fe2O3, ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कम्प्लीटली एक केमिकल चेंज होता है, इसमें एक नया सब्सटेंस बना है आपका। दूसरा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, आप रस्टेड आयरन को कभी भी वापस उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते, ठीक है। अब क्या करते हैं, आयरन को अगर प्रिवेंट करना हो तो आपने घरों पे बहुत नॉर्मली एक चीज़ देखी होगी, जब भी नया लोहा लगता है तो सबसे पहले हम उस पर पेंट करवाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेंट करवाने से क्या होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसमें रस्टिंग नहीं हो पाएगी। लेट सपोज अगर बारिश आ गई तो ग्रीजिंग जो होती है, जो पेंट होता है उसमें ग्रीस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बारिश की बूंद फिसल जाती हैं, वो पानी उस पर सस्टेन नहीं करेगा, और सस्टेन नहीं करेगा तो आपका लोहा गलेगा नहीं। डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन, बिल्कुल सही बात है, इसे ही हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन इफेक्ट। दूसरा है मिक्सिंग आयरन विद कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैंगनीज। ये जितना भी कंपोजिशन यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज ऑल योर स्टेनलेस स्टील, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वो एक सिंगल मेटल नहीं होता है, उसमें बहुत सारी धातुओं को मिक्स करके, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धातु, तब जाके स्टेनलेस स्टील बनती है। और अगर लोहे के ऊपर स्टेनलेस स्टील का यूज़ करें तो उसकी वजह से उसकी रस्टिंग रुक जाती है। जो बाथरूम के गेट वगैरह होते हैं उनमें कई बार आपने देखा होगा, हम आयरन को यूज़ करके उसके ऊपर स्टील की कोटिंग कर देते हैं। कीपिंग एन आयरन पीस इन ह्यूमिड एटमोसफेयर, इफ यू आर कीपिंग एन आयरन पीस इन ए ह्यूमिड एटमोसफेयर, दैट मीन्स you guys are provoking the rusting of iron, so the option 4 will be incorrect, ठीक है। ये याद रखिएगा, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैंगनीज, ये तीनों क्या होते हैं आपके जो स्टेनलेस स्टील है उसका कंपोजिशन होता है। स्टेनलेस स्टील इज ए मिश्र धातु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो कोई भी एक जगह होती है उसकी जलवायु के बारे में क्या चीज़ सही है। क्लाइमेट इज सेम एज वेदर ऑफ दैट प्लेस। पहली बात तो ये समझिए, क्लाइमेट बिल्कुल अलग होता है, वेदर बिल्कुल अलग होता है। वेदर रिपोर्ट जो होती है वो डेली आती है, ठीक है। जो क्लाइमेट रिपोर्ट होती है ना, ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक एक जगह को आप बार बार ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या है, देन वी डिक्लेयर कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही रहता है। लेट्स टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख। तो हम क्या बोलते हैं कि यार यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ का वेदर बहुत ठंडा रहता है, नहीं, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है।
अगर हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वेदर रिपोर्ट देखो। क्यों? क्योंकि हम घूमने के लिए 2 या 3 दिन के लिए जाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हम वेदर को मालूम करके जाते हैं। तो वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है कि आज का वेदर रिपोर्ट क्या है, कल का वेदर रिपोर्ट क्या है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो छूटते ही दिमाग में क्या आता है कि यार वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है, तो क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। क्लियर? तो ये होता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस। नहीं, जो एटमॉस्फेयर होता है वो डे टू डे कंडीशन होती है, जबकि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग होता है। क्लाइमेट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन एवरीडे बेसिस। क्लाइमेट रिपोर्ट जो होती है वो कभी भी एवरीडे बेसिस पे नहीं बनती है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वही बनाता है रिपोर्ट, लेकिन वेदर रिपोर्ट बनाता है। तभी तो हम चेक करते हैं हम फोन में, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है कि जो क्लाइमेट होता है ना वो एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है कि मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, तो सबसे पहले अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, गर्म क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लंबे ड्यूरेशन तक उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ क्या रहती है, सर्दी रहती है, गर्मी रहती है, बारिश रहती है। सो ये क्या होता है, किसी भी लंबी अवधि का एक औसत मौसम जो है उसका पैटर्न होता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। अरीवा डिड एन एक्टिविटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल। जो अरीवा है उसने एक एक्टिविटी की मॉइस्चर का कैलकुलेट करने के लिए मिट्टी के सैंपल में। शी टुक 200 ग्राम ऑफ सॉइल एंड स्प्रेड इट ऑन ए न्यूज़पेपर इन द सन। उसने 200 ग्राम सॉइल ली, उसको न्यूज़पेपर पे ऐसे पूरे पे फैला दिया और धूप में सूखने के लिए डाल दिया, और उसको 2 घंटे के लिए उसने सूखने दिया। 2 घंटे बाद उसने सॉइल का वेट अगर मेज़र किया तो 180 ग्राम था। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। तो यहाँ पे पूछा है कि परसेंटेज मॉइस्चर जो है वो सॉइल के अंदर कितना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल में अब डिफरेंस कितना रह गया। एब्जॉर्प्शन जो मॉइस्चर रेट है वो कितनी थी, पहले सॉइल थी आपकी 200 ग्राम, सॉइल सूख के कितनी रह गई 180 ग्राम। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया आपका 20 ग्राम का। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना है 20 ग्राम। टोटल सॉइल कितनी थी आपकी 200 ग्राम। ठीक है, और परसेंटेज निकाल के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो डिफरेंस मालूम कीजिए कि दोनों सॉइल के बीच में मॉइस्चर कंटेंट कितना था। वो आया आपका 20 ग्राम, क्योंकि सूखने के बाद वो 180 रह गई ना, मतलब 20 ग्राम उसमें मॉइस्चर था। उसके बाद टोटल कंटेंट कितना है सॉइल का, 200 ग्राम सॉइल है। अब हमको परसेंटेज में निकालना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आएगा आपका 10%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। दिमाग में बसा लीजिएगा इस चीज को कि जो ह्यूमन हार्ट होता है दैट इज योर 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। अगर एम्फीबियंस की बात करें दैट इज योर 3 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। अगर क्रोकोडाइल की आपसे पूछे तो उसमें 3.5 चैम्बर होते हैं। और अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो दैट इज योर 2 चैम्बर्ड हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। बिल्कुल सही बात है। बॉडी में जो आर्टरीज होती है ना हार्ट में, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि CO2 को वो कैरी करती है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन चैम्बर्स ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट। आपने हार्ट में एक पढ़ा होगा ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड होती है जो हार्ट बीट जो है उनको स्टार्ट करती है। हार्ट में एक साउंड आता है आपका लब साउंड और एक आता है आपका डब साउंड। ठीक है, दैट इज योर कार्डियक स्ट्रक्चर। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार वो रिलैक्स होता है। जब ब्लड अंदर आता है तो वो रिलैक्स होता है, जब बाहर पंप आउट होता है ब्लड तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो मसल्स होती हैं इस हार्ट के अंदर, मसल्स होती हैं जिन्हें हम कार्डियोमस्कुलर मसल्स बोलते हैं, और इनमें जो चैम्बर होता है हार्ट में उसकी वजह से ये हार्ट बीट होती हैं। तो ऐसे नोड जो होती है वही सबसे पहली नोड है जो हार्ट की बीट को स्टार्ट करती है। नेक्स्ट, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स एंड द लोअर वंस आर आर्ट्रिया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपर वन जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रिया और जो लोअर वन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका राइट एट्रियम, यहाँ होता है आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ होता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट आर्ट्रियम होता है उसमें होती है आपकी सबसे बड़ी वेन जिसे हम बोलते हैं वेना कावा। एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है उसका काम होता है एब्डोमेन से ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
हार्ट के राइट एट्रियम में लाना। इंफीरियर वेना कावा का काम होता है एब्डोमेन वाला जो नीचे वाला पोर्शन है टो तक, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक लाना। उसके बाद ब्लड जो है वो लंग्स में जाके आपका प्यूरिफाई होता है। ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, लंग्स में जो है वो ब्लड प्यूरिफाई होता है, जबकि आपका किडनी में ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। ठीक है, अब लंग्स में क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है वो इनटेक होगी और जो CO2 है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में वापस आता है, फिर वापस से इसमें डीऑक्सीजनेटेड सब्सटेंस मिलते हैं, वापस पल्मोनरी आर्टरी उसको हार्ट तक लाती है और पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होकर नीचे जाता है। फिर लेफ्ट जो आपका वेंट्रिकल होता है वहाँ से आउटा जो होती है जिसे हम बोलते हैं महाधमनी, ये आउटा पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे एक चीज पूछें कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी, मतलब किसने काम किया, दैट वाज योर विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे हैं जिन्होंने इस पे सबसे पहले काम किया था। यहाँ पे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है आपका त्रिवलनीय कपाट जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है आपका द्विवलनीय कपाट जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड बॉल। ये क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने नहीं देते। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हिंदी में कुछ अलग ही पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन की विधि इनमें से कौन सी नहीं है। भगवान जाने इन्होंने पूरा मिक्सअप कर दिया। सॉरी, ए सेक्सुअल साथ में लिखा हुआ है, यानी कि अलैंगिक जनन का मेथड नहीं है। बडिंग ए सेक्सुअल होता है, स्पोर फॉर्मेशन ए सेक्सुअल होता है, फ्रेगमेंटेशन ए सेक्सुअल होता है। बडिंग जो होती है वो आपकी हाइड्रा में होती है। हाइड्रा जो है वो आपका इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका एक पोर्शन हाइड्रा का कट के अलग हो जाता है जिससे आपका दूसरा हाइड्रा जो है वो वापस बन जाता है। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो आपका अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, आपका एक स्पोर जो है वो बॉडी से कट के अलग हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो आपका कई सारे जो एल्गी होती है फंगी होती है उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे आपका स्पायरोगायरा है, एस्परजिलस है, इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है आपकी फंगी। और जो स्पोर फॉर्मेशन होता है दैट हैपन्स इन योर स्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका स्पोरेंजिया में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, स्पोर जो होते हैं वो बहुत मेजर क्वांटिटी में बनते हैं, मतलब कम से कम 100 स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और ये स्पोर जो होते हैं वो बस्ट होता है, ये एक स्पोर सैक स्ट्रक्चर होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही नेचुरल एनवायरनमेंट इनको मिलता है, कंडीशन मिलती है, ये स्पोर सैक बस्ट हो जाता है और ये जितने भी स्पोर्स है बाहर रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका दूसरा कंडीशन जो है वो दूसरा जो प्रोजेनी है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये किस में होता है, आपका स्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो स्पोरेंजिया में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिनेशन जो होता है दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन जो होता है एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें स्वपरागण होता है और क्रॉस पॉलिनेशन में परपरागण होता है। बेसिकली इसमें आपको मेल गैमीट की भी जरूरत पड़ती है और इसमें आपको फीमेल गैमीट की भी जरूरत पड़ती है। जो मेल गैमीट होता है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, स्टेमन, सॉरी इसे हम बोलते हैं स्टेमन, और जो फीमेल होता है इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, जो स्टेमन होता है इसमें एक तो होता है आपका फिलामेंट, एक होता है ऊपर एंथर सैक, एंथर सैक के अंदर होते हैं आपके बहुत सारे एंथर्स। ठीक है, पिस्टिल की बात करें तो इसमें एक स्टाइल होती है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होती है, नीचे ओवरी होती है, ओवरी के अंदर 2 ओव्यूल्स होते हैं और नीचे आपका प्लेसेंटा होता है। ठीक है, जैसे ही ये पॉलिनेशन प्रोसेस होगी, या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एक ही पेड़ के 2 फूल एक दूसरे को पॉलिनेट करेंगे, या फिर एक ही फूल जो है वो अपने आप को पॉलिनेट कर लेगा, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक पेड़ का फूल जो है वो दूसरे पेड़ के जो पिस्टिल है उसको क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेल गैमीट भी चाहिए और फीमेल गैमीट भी चाहिए। तो बडिंग एसेक्सुअल होती है, हाइड्रा में होता है आपका पैरामीशियम, स्पोर फॉर्मेशन स्पायरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन एस्परजिलस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और ये जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट।
अहमद वॉक टू हिज स्कूल एवरी डे। जो अहमद है वो अपने स्कूल डेली जाता है। एक पर्टिकुलर डे पे उसने 30 मिनट लिया अपने घर पहुंचने में, घर से विद्यालय जाने में उसने 30 मिनट लिया। इफ ऑन दैट डे हिज एवरेज स्पीड वॉज 0.5 मीटर पर सेकेंड देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू द स्कूल। तो जो डिस्टेंस है उसको आपको कवर करना है, मतलब मालूम करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर की है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अहमद जो है वो डेली स्कूल जाता है, ठीक है, लेकिन एक दिन उसने क्या किया, 30 मिनट ली, ठीक है। अब उस दिन उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 0.5, यानी कि ये हो गया आपका 0.5, लेकिन ये यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ क्या है, मिनट। तो जो सेकंड है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो उसको डायरेक्ट आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1800, ये हो जाएगा आपका 0.5, जस्ट ए सेकेंड, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड गाइस, दिस विल बी योर 30 इंटू 0.5 एंड इंटू इट्स योर 60, तो ये हो जाएगा आपका 900 मीटर, ठीक है, दैट विड बी योर आंसर। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है उसमें 900 मीटर नहीं है, तो इसको सीटेट ने जो है वो आपका कंसीडर नहीं किया था। ये क्वेश्चन जो है आई गेस आपको शायद बोनस मिला होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 900 मीटर, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा कितना है, दूरी पूछी है। डिस्टेंस जो होता है दैट इज योर चाल इनटू समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 0.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यूनिट सेकेंड में थी, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, मिनट, और यहाँ पे टाइम कितना है आपका 30 मिनट्स, ठीक है। तो चाल इंटू समय 0.5 इंटू 30 इंटू 60। अगर यहाँ पे 0.5 मीटर पर मिनट होता तो आप इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, लेकिन सेकंड की वजह से हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। Nowadays electric fuse in an electric circuit is replaced by which one of the following alternative। अब आज के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, पहले बड़े बड़े इस तरह के व्हाइट कलर के फ्यूज आते थे, इलेक्ट्रिक सर्किट में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है अब किस ऑल्टरनेटिव से। इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग होता है, स्टेबलाइजर अलग होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम एमसीबी बोलते हैं। घरों पे आजकल बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसे क्लिप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे ही वोल्टेज जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वायर्स में ज़्यादा फ्लो करता है, उस केस में क्या होता है, आपका फ्यूज वायर जो है यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो आपके परिपथ को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से हमारे घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो नहीं फूंक पाते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तुरंत उस लाइट को वहां से कट कर देता है। जो फ्यूज वायर्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को भी बियर कर लेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक लिमिट तक का इनका बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जैसे ही सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कट करेगा और वहीं पे आपका परिपथ जो है वो रुक जाता है, क्योंकि तार टूट जाएगा। रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इसका, तो ये प्रॉपर्टीज की आप याद रखिएगा फ्यूज वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम घरों में किसको यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। जो स्टेबलाइजर होता है वो यूजुअली आपने देखा होगा पहले के टाइम पे घरों पे वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम रखते थे। आज भी स्टेबलाइजर यूज होता है जो एसी वगैरह फ्रिज वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। कंपास निडल जो होती है दैट इज योर दिक् सूचक यंत्र, यानी कि जो आप कंपास बॉक्स होता है इसमें मैग्नेट वगैरह लगी रहती है जिससे आपको डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है समटाइम्स आप एक छड़ जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से वो छड़ मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगती है। कॉलम 1 लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर, यहाँ पे अलग टाइप के मिरर दिए हुए हैं। कॉलम 2 में इनके कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन कॉलम 1 और कॉलम 2 को करेक्टली मैच करता है। एक चीज याद रखिएगा, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर इज योर डेली व्यू मिरर, जो आप डेली जहाँ पे अपना शक्ल देखते हैं या फिर बाल वगैरह बनाते हैं दैट इज योर प्लेन मिरर, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। प्लेन मिरर की इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होगी, यानी कि पर्दे के पीछे बनती है, हमेशा इरेक्ट होती है, हम अपने आप को हमेशा सीधा देख पाते हैं। इसकी जो इमेज होती है ना वो सेम साइज की होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए 5 मीटर की दूरी है, यहाँ पे आपका मिरर है, तो जो इमेज है वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर खिसका तो इमेज भी 2 मीटर खिसकती है, तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस और सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, दैट इज योर प्लेन मिरर। तो यहाँ क्या होगा आपका
वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज, ए का हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये सही है और ये सही है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। दूसरा अगर हम बात करें कि कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है, ओके, जो कॉनकेव मिरर होता है आपका, उसमें क्या होता है, ये रियल भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, और इमेज जो होती है जब उसको बहुत ज़्यादा आप मिरर के पास लाते हो तो वो लार्ज भी बनती है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा आपका, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, केवल कब छोड़ के, जब ऑब्जेक्ट को आप मिरर के बहुत ज़्यादा पास लाते हो। ठीक है, कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड भी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनती है। हमेशा रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट कब बनती है, जब इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में होती है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। ये चीज़ आप कैसे याद रख सकते हैं, जो आपकी गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं उनमें आप देखिएगा हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा दिखता है, पर्दे के पीछे दिखता है, वर्चुअल होता है। दूसरा, बहुत छोटी छोटी साइज़ का होता है, तभी तो हमें बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट्स इसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज. Concave mirror is real and inverted image except when object is placed very close to mirror. Convex mirror is erect, virtual and smaller in size. ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में, समतल दर्पण जो होता है वो आपका हमेशा सीधा, आवासी और समान साइज का होता है। अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब सिवाय जब वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी गई हो। उत्तल दर्पण सीधा, आवासी और साइज में छोटा होता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। ये आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सरफेसेस, वेट विद मार्बल फ्लोर। ठीक है, यानी कि मार्बल का फ्लोर भी है, दूसरा वेट है वो। ड्राई मार्बल फ्लोर विद ऑयल स्प्रेड ऑन इट, मार्बल फ्लोर विद न्यूज़पेपर ऑन इट। रूही टर्न्स हर टॉय कार ऑन ऑल द सरफेस। जो रूही है वो अपनी खिलौने वाली कार को इन चारों फर्श पे चलाती है। तो जो टॉय कार है वो पुश होती है सेम फोर्स के साथ सारी सरफेस पे। आप चारों सरफेस पे सेम फोर्स लगा रहे हो। ये डिस्टेंस कवर करती है D1, D2, D3 और D4, चारों फ्लोर की हो गई। S1 सरफेस, S2 सरफेस, S3 सरफेस और S4 सरफेस। Which one of the following option correctly shows the distance covered by the toy car on different surface in an increasing order? इनमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस फ्लोर पे जो कार है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। तो उस चीज़ को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आरोही। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। फ्लोर कौन सा है आपका, एक है S1, एक है S2, एक है S3 और एक है S4। डिस्टेंस क्या है, D1, D2, D3 और D4। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अगर आप सही से देखेंगे मार्बल फ्लोर जो है उस पर न्यूज़पेपर लगा हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, जब न्यूज़पेपर लगा दिया तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब चीज़ प्लेन हो जाती है एकदम, खुरदरा जो फर्श होता है उस पर चलने में हमको दिक्कत कम क्यों आती है, मतलब हम फिसलते क्यों नहीं है। चलने में तो दिक्कत आती है लेकिन हम फिसलते नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यही अगर स्लाइडिंग फ्लोर हो तो हम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी फिसलते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। यही रीज़न है कि हम बर्फ़ पे तो फिसल जाते हैं, पानी में फिसल जाते हैं, लेकिन खुरदरे फर्श पे नहीं फिसल पाते। अब आपने मार्बल के ऊपर न्यूज़पेपर लगा दिया, ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा लेकिन डिस्टेंस जो है वो बहुत कम कवर करेगा, तो D4 जो है उसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी। उसके बाद अगर हम देखें कि मार्बल फ्लोर विद ऑयल स्प्रेड ऑन इट, आपने एक तो मार्बल वैसे ही चिकना होता है मार्बल, ऊपर से आपने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, तो ऑयल की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा। यानी कि एरिया जो होता है दोनों सरफेस का जहाँ पे वो टच होते हैं ऑब्जेक्ट का और फ्लोर का, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी जो है टॉय कार वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। तो ये होता है आपका सबसे ऊपर, तो D3 आएगा सबसे ऊपर। ड्राई मार्बल फ्लोर, जो ड्राई मार्बल फ्लोर होता है उसमें क्या होगा, गाड़ी इस वाले से जहाँ पे आपने न्यूज़पेपर लगा दिया इससे थोड़ा तेज मूव करेगी, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ आएगा आपका D2। और अगर मार्बल फ्लोर वेट है, ठीक है,
पानी वाला जो मार्बल फ्लोर होता है उस पर हम बहुत फिसलते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन ऑयल के कंपैरिजन में कम होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका D1। तो सही अरेंजमेंट क्या होगा? D4, D2, D1 एंड D3। ठीक है, D4 क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर लगा दिया जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया और जो टॉय कार है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। मार्बल फ्लोर है और जिस पे भी ऑयल बिखरा हुआ है तो गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ड्राई मार्बल फ्लोर है तो वो न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर तक जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स फिर भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर वेट मार्बल फ्लोर है तो वो ड्राई मार्बल फ्लोर के कंपैरिजन में गाड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन इसमें भी फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑयल फ्लोर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। फोर्स जो है उसका परिमाण भी होता है, यानी कि वैल्यू भी होती है और उसकी दिशा भी होती है, इसीलिए फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है ना, ये वेक्टर राशि होती है ना कि स्केलर। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज इन इट्स शेप, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। घर पे कई बार फ्रिज की बोतल होती है या कोई भी बोतल हो, कंटेनर हो, जब हम उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो एकदम से उसका शेप चेंज हो जाता है। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो फोर्स होता है वो किसी भी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस पर काम कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। कई जो फोर्स होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, तो आपका सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर आपसे पूछे तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु पर कार्य करता बल उसका आकार बदलता है। बल किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस पर काम करता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है। किसी भी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाता है, नहीं, जब उसको खींचा जाता है तब भी उस पर बल काम करता है, और जब उसको पुश किया जाता है तब भी उस पर बल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? पुल और पुश दोनों ही जो है वो फोर्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। सो द ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये चीज़ कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाउडनेस होती है ना साउंड की, वो हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, ध्वनि की उच्चता ध्वनि उत्पन्न करते कंपन की जो आयाम है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी पिच से। अगर पिच ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा। कई लोगों की आवाज़ जो होती है बहुत मीठी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, क्यों? क्योंकि उनका जो पिच होता है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और कई लोग जो होते हैं बहुत लाउड बोलते हैं। आवाज़ में जो भारीपन होता है वो क्या होता है? आपका एम्पलीट्यूड की वजह से। जैसे शेर होता है, शेर की जो आवाज़ है उसमें बहुत भारीपन होता है, बहुत दूर तक सुनाई देती है, दैट इज लाउडनेस। लाउडनेस किसके इक्वल? एम्पलीट्यूड। और जो कोयल होती है उसकी आवाज़ बहुत पिच जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। दो प्लेन मिरर हैं, उनको एक दूसरे के ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कॉइन इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। बेसिकली आपसे पूछा है नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, जो कॉइन है उसकी कितनी इमेज बनेंगी, तो नंबर ऑफ इमेज को निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, ये जो थीटा होता है दैट इज योर एंगल। जो एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस एंगल को नीचे लिखिए और -1 कर दीजिए। -1 आप सिर्फ तभी करेंगे जब आपको इवन नंबर में आपका आंसर आ रहा हो, क्योंकि जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनके बीच में जो इमेज होती है वो कभी भी इवन नंबर में नहीं होती, क्योंकि किसी प्लेन के लिए हो सकता है इंसिडेंट दूसरे प्लेन के लिए रिफ्लेक्टिंग हो। यहाँ टकराई तो यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ आई यहाँ से टकराएगी। ठीक है, उस केस में इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा इवन नंबर ऑड नंबर में बनेगी, इवन नंबर में इमेज नहीं बनती हैं। अगर आपका सॉल्यूशन इवन नंबर में आ रहा है देन अप्लाई दिस फॉर्मूला।
ठीक है, कैसे? अब देखिए यहाँ पे है कि दो प्लेन एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल पे हैं। कितनी इमेज कॉइन बनाएगा अगर वो 4 सेंटीमीटर दूर है मिरर से? इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 360 लिखिए, क्योंकि पूरा प्लेन जो है उसको हम इस तरीके से 360 में काउंट करते हैं। 360 अपॉन थीटा कितना है? 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60। अब यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आया? 6। ये डिजिट आपकी किस में है? इवन नंबर में। प्लेन मिरर में कभी भी इवन नंबर में इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे, तो इमेज कितनी आ जाएगी? 5। और लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी होती कि आपका आंसर ऑड नंबर में आता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो उस केस में क्या करते हैं? हम डायरेक्ट आंसर लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता? 360 अपॉन थीटा। ये होता है आपका ऑड नंबर के केस में, ये होता है आपका इवन नंबर ऑफ इमेजेस के केस में। क्लियर? अब यहाँ पे पूछा है कि कितनी इमेज बनेंगे, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद वाटर? फॉस्फोरस जो है उसको पानी में इसीलिए रखा जाता है कि ये पानी के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम सोडियम को वाटर के साथ डाल दें तो ये तुरंत क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बर्स्ट होता है, इसीलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। फॉस्फोरस जो होता है दैट इज़ योर नॉन मेटल, जबकि जो सोडियम होती है वो आपकी मेटल होती है। सोडियम हमेशा केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखी जाएगी, जबकि फॉस्फोरस जो होता है उसको पानी में रख सकते हैं, बिकॉज नॉन मेटल नेवर रिएक्ट्स विद वाटर। फॉस्फोरस डजंट रिएक्ट विद वाटर, बिल्कुल सही बात है। फॉस्फोरस ऑक्साइड इज फॉर्म, नहीं। फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, नहीं। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉस्फोरस पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट? जो मैग्नेट है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस, गलत। मैग्नेटाइट जो है वो कार्ल मैग्नाइट, एक जो शेफर्ड थे, उन्होंने सबसे पहले खोजा था। वो अपनी भेड़ को चराने जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक मैग्नेट पड़ी देखी थी और उन्हीं ने सबसे पहले उन्हीं के नाम पे मैग्नेट का नाम दिया गया था। तो जो मैग्नेटाइट है वो मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि पहली फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, चुंबक लोहा, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करती है। इसका एक सिंपल टर्म है, अगर आप याद कर सको तो, फीकोनी। ठीक है, फीकोनी जो है ये आपका क्या होता है? हेमेटाइट मटेरियल्स होते हैं, यानी कि इनको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है। आपने मैग्नेट में पढ़े होंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। सो दे ऑल कैरी योर चुंबकीय प्रॉपर्टी, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, जिसकी वजह से ये चुंबक इनकी तरफ आकर्षित होती है। फेरस, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, लकड़ी का बुरादा जो होता है वो आपका प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि रिपेल करता है। प्लास्टिक, इनको मैग्नेट कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता। एक मुक्त लटका चुंबक हमेशा NS दिशा में संरक्षित रहता है और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन NS डायरेक्शन। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो फ्री मैग्नेट होती है वो हमेशा इस तरह से पोजीशन में रहती है। ठीक है, ये होता है इसका नॉर्थ पोल और ये होता है इसका साउथ पोल। अगर इसी के जस्ट बगल में दूसरी मैग्नेट आ जाए, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो और यहाँ पे साउथ पोल हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम पोल जो होता है वो रिपेल करता है और जो अपोजिट पोल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर नियर इट एट्स। जो पोल्स होता है एक बार मैग्नेट का, ये बार मैग्नेट है, लंबी जो होती है, इसके जो पोल्स होते हैं वो इसके एंड्स पे होते हैं। कैसे? मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट मतलब छड़ चुंबक, छड़ चुंबक थोड़ी लंबी होती है। आपने इस मैग्नेट को यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो मैग्नेट काटने पे क्या होगा? वापस से इसके दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जहां से भी आप चुंबक को काटेंगे वहीं से चुंबक जो है, छड़ चुंबक अपने दो पोल्स बना लेती है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये होगा आपका मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये नेचुरली डिस्कवर्ड फर्स्ट मैग्नेट है। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट को अगर आप कूटते हो या फिर जलाते हो तो मैग्नेटिज्म जो है वो उसमें खत्म हो जाता है, यानी कि चुंबक अपना चुंबकत्व खत्म कर देती है। What is the approximate range of audible frequencies for human ear? एक होता है आपका अवश्रव्य तरंग, एक होता है श्रव्य और एक होती है पराश्रव्य। ठीक है, अवश्रव्य होता है आपका इंफ्रासोनिक, ठीक है, एक होती है आपकी सोनिक और एक होती है अल्ट्रासोनिक या फिर हाइपरसोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक जो होता है वो 20 किलो हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से कम जब होता है तो हाथी, ब्लू व्हेल, ये जो है ये इन साउंड को सुन पाते हैं। जो भूकंप वगैरह आता है उसको सुनने के लिए
ये साउंड होता है। फिर होती है आपकी सोनिक साउंड, जो होती है आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और जो सुपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक होती है दैट इज़ योर 20,000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये 20 हर्ट्ज से नीचे होती है इंफ्रासोनिक। सोनिक जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और जो अल्ट्रासोनिक या हाइपरसोनिक होती है दैट इज़ योर 20,000 किलो हर्ट्ज, उससे भी ऊपर होती है। इस साउंड को हम नहीं सुन सकते। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है वो जितने भी आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने में, मेडिकल इमरजेंसीज में, और दूसरा आपके जो प्लेन वगैरह है उसको सफाई करने में, कई बार ये साउंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके जो घर के शीशे वगैरह हैं वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैक स्पीड होती है वो 1 से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। अ साइंस टीचर टुक स्टूडेंट टू ऑफ क्लास 7 टू साइंस लेबोरेटरी। एक विज्ञान की टीचर जो है वो कक्षा 7 के बच्चों को साइंस की लेबोरेटरी में लेके गई। स्टूडेंट वर सीटेड कंफर्टेबली, बच्चों को आराम से बैठाया गया। देन टीचर हेल्ड ए रिबन ऑफ मैग्नीशियम इन ए होल्डर। टीचर जो है उसने जो मैग्नीशियम का फीता है उसको एक होल्डर में टाइट किया। देन शी ब्रॉट द टिप ऑफ द रिबन नियर ए कैंडल फ्लेम। वो मैग्नीशियम रिबन जो है उसको कहाँ लेके गई? रिबन जो बुनसन बर्नर है उसकी फ्लेम के पास लेकर गई। इट बर्न्ट विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। इसके अंदर एक वाइट लाइट जलती है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको बना लेता है। स्टूडेंट्स केयरफुली ऑब्जर्व, बच्चों ने तुरंत उसको ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया ऑब्जर्वेशन को उनके प्रैक्टिकल फाइल में। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी टीचर कर रही है? बच्चे ने ऑब्जर्व किया है और फिर उसको रिकॉर्ड किया है। लेबोरेटरी मेथड है? नहीं, क्योंकि बच्चा इसमें खुद करके नहीं देख रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीचर यहाँ पे डेमो दे रही है और बच्चे उसको अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो होता है इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें कोई काम करने के लिए दिया जाता है। फील्ड वर्क होता है जहाँ पे बच्चे जा जाके किसी काम को करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। Read the statements given below. It's an inferred explanation of observable events. It is a statement about the relationship among observable events. यानी कि कोई भी इवेंट जो है जिसको आपने ऑब्जर्व किया है उसका इन्फेरेंट मतलब निष्कर्षित एक्सप्लेनेशन है। यहाँ हिंदी में देखिए, अवलोकित घटनाएं जो हैं उनकी निष्कर्षित व्याख्या है। अवलोकित घटनाओं में संबंधों के विषय में क्या है? ये कथन है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ए जो है ना, ये क्या है? आपकी थ्योरी है। थ्योरीज जो होती है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती, इनको कभी भी चैलेंज किया जा सकता है और इनको कभी भी चेंज किया जा सकता है। ये थ्योरी क्यों है? क्योंकि आपने निष्कर्ष निकाला है किससे? ऑब्जर्वेबल इवेंट से। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जर्व चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, बच्चों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की मैग्नीशियम रिबन वाली, फिर उसको एक्सप्लेन करके वो क्या करेंगे? कोई भी निष्कर्ष निकाल देंगे। तो ये होता है थ्योरी। लेकिन जब कोई स्टेटमेंट आप देते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल इवेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में, जैसे आपने कोई भी चीज़ अवलोकित की, उस अवलोकित घटना के संबंध में आप कोई कथन देते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। उस मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद आपने एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे ही हम उसको जलाते हैं इट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होता है? आपका एक लॉ होता है। लॉ जो होते हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लॉ बहुत सारी डिस्कवरीज या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनता है, जैसे न्यूटन्स लॉ है, मैग्नेटिक लॉ है, बहुत सारे लॉ हैं, इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है? थ्योरी है, और बी क्या है? लॉ है। आई रिपीट, पहले में क्या किया है? ऑब्जर्व जो इवेंट्स हैं, आपने कोई चीज़ अपनी आंखों से होते हुए देखी, उसको ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद आपने तुरंत उसका निष्कर्ष निकाल दिया। यू कैन चैलेंज इट। निष्कर्ष आप अपने मन से कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट देते हो कि ये चीज़ हो रही है, तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमने इसको ऑब्जर्व किया है, और फिर उस चीज़ को आप अच्छे से डिफाइन करते हो, देन इट बिकम्स लॉ। Which of the following is not an appropriate purpose of conducting scientific inquiry in science classroom? विज्ञान की कक्षा में वैज्ञानिक जांच संचालित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त उद्देश्य नहीं है? डिजाइनिंग इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, जो प्रश्न आधारित अन्वेषण है उसकी अभिकल्पना करना, ये तो होता है कि आप बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चंस बताओ जिनमें वो खुद डिस्कवरी करें। अन्वेषण के चालन के लिए उपकरण, तकनीकी और गणित का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल सही है कि आपको अगर बच्चों में इन्वेस्टिगेशन डेवलप करना है तो बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए और मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व कीजिए। कम्युनिकेटिंग साइंटिफिक फाइंडिंग्स फॉर क्रिटिक और रिव्यू बाय अदर्स, जो वैज्ञानिक प्राप्ति होती है
उनको अन्य के द्वारा आलोचना और समीक्षा के लिए संचारित करना। हर चीज़ में जब तक आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, दूसरे के रिव्यूज़ नहीं लिए जाएंगे, तब तक साइंटिफिक जो फाइंडिंग है उसको हम प्रॉपर वेरीफाई नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस, विज्ञान के ज्ञान के ढांचे को बढ़ाना नहीं। यहाँ पे हम विज्ञान की कक्षा में वैज्ञानिक जांच इसलिए नहीं करते हैं कि हम वैज्ञानिक ज्ञान है उसकी जांच के ढांचे को बढ़ा सकें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। जो साइंटिफिक इंक्वायरी होती है साइंस के क्लासरूम में, उसके पीछे का पर्पस नॉलेज को इम्प्रूव करना नहीं है साइंस की, और बाकी के तीनों जो हैं वो एक पर्टिकुलर रीज़न होते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं क्वेश्चन पे ताकि हम चीज़ों को खुद से डिस्कवर कर सकें, और यहाँ पे क्या है, साइंस की नॉलेज को इंक्रीज करना, ये इसका मेन पर्पस नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस। टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस का एप्लीकेशन नहीं होता है, टेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है। जो टेक्नोलॉजी होती है वो नॉलेज की एक एप्लीकेशन होती है। इट डेवलप्स वन साइंस कंसेप्ट्स आर डिस्कवर्ड। ये तब डेवलप होती है जब एक साइंस का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हो जाता है, नहीं पहले टेक्नोलॉजी डिस्कवर होती है, उसके बाद साइंस के कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कवर होते हैं। टेक्नोलॉजी कैन एडवांस एट इट्स ओन, बिल्कुल सही बात है। जो तकनीकी है वो खुद पे ही डेवलप होती है। पहले वॉशिंग मशीन सेमी आती थी, फिर फुल ऑटोमेटिक आने लगी, अब अलग एडवेंचर हो गया। तो टाइम टू टाइम जो है वो टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं। तो बी जो है वो करेक्ट है, लेकिन ए जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई रिपीट, जो टेक्नोलॉजी होता है ना, तकनीकी जो है वो ज्ञान का अनुप्रयोग है। आप अपनी नॉलेज को यूज़ करके टेक्नोलॉजी बनाते हो। इलेक्ट्रिक केटल बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें बन रही हैं आजकल, इलेक्ट्रिक बेल बना, फ़ोन बने। पहले लैंडलाइन चलता था, फिर वो 1 रुपये डाल के घुमाने वाले फ़ोन चलते थे। फिर आपने देखा हम पहले पोलियो बूथ पे जाते थे, पोलिंग बूथ पे जाते थे। बहुत सारी चीज़ें हम पहले बहुत हार्ड वर्किंग वे में करते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने क्या किया, साइंस को ईजी बना दिया। ठीक है। और विज्ञान के जो संप्रत्य की खोज होने पर इसका विकास होता है, नहीं, ये डेवलप होती है कब, ये खुद में ही डेवलप होती रहती है। साइंस का कॉन्सेप्ट डेवलप होने पे इसको और ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया जाता है। अ टीचर गिव्स स्टूडेंट्स ग्रुप द फॉलोइंग मटेरियल। एक टीचर जो है वो बच्चों के ग्रुप को ये सामान देती है, रूलर, स्ट्रॉ, सीजर, रबर, वुड ब्लॉक, कैन, बैलून, स्ट्रिंग, डिस्पोजेबल कप एंड मेटल स्पून। बच्चों को पूछा जाता है डेमो देने के लिए, चेंज इन द पिच ऑफ साउंड इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल। विच पेडागोजी इज यूज इन द अबव एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपोजिटरी मेथड, गाइडेड इंक्वायरी, ओपन इंक्वायरी। शिक्षक ने बच्चों के समूह को निम्नलिखित सामग्री दी, मापनी, स्ट्रॉ, कैंची, रबर बैंड, लकड़ी के गुटके, कैन, गुब्बारे, धागे, निर्वर्तनीय कप, धातु की चम्मच। बच्चों से पूछा कि ध्वनि का जो तारतम्य है उसमें परिवर्तन को यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करके दर्शाओ। तो ऊपर दी गई गतिविधि में कौन सा शिक्षा शास्त्र यूज़ में आ रहा है। प्रोजेक्ट मेथड होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ये मान लीजिए क्लास है, यहाँ पे आपने 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया और वो किसी एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क है, नहीं है। एक्सपोजिटरी टीचिंग होती है जिसमें बच्चे को हम एक्सपोजर देते हैं। कैसे, आप क्या करते हैं, टीचर जो है वो सामने पोडियम पे खड़ा होके पढ़ाता है और बच्चे जो है वो पैसिवली उस चीज़ को सुनते हैं। ओपन इंक्वायरी होती है जहाँ पे बच्चों को आप बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है। बच्चा अपने तरीके से क्या करता है, चीज़ों को लर्न करता है, खुद डिस्कवरी करेगा और खुद उस तरीके से चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कवरी वे में सीखता है। गाइडेड इंक्वायरी होती है जहाँ पे टीचर की गाइडेंस रहती है और टीचर की गाइडेंस में बच्चा चीज़ों को खुद करके देखता है। यहाँ पे टीचर ने क्या किया, फैसिलिटी दे दी, सारी चीज़ें बच्चे को दे दी। अब बच्चों को सारी चीज़ें देने के बाद टीचर ने बोला कि उसको फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की, उसके बारे में आवाज़ इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके निकालना है। तो उस केस में बच्चा क्या करता है, टीचर सामने खड़ा है और वहाँ पे आप उसकी गाइडेंस में बच्चा खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज़ योर गाइडेड इंक्वायरी। और जो एक्सपोजिटरी टीचिंग होती है ना, अगर इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट वे में समझेंगे तो स्टूडेंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। बेसिकली जो हम लैब वाइगोस्की में पढ़ते थे ना, MKO, दैट इज़ कि आपसे जो ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा है उससे हम एक्सपर्ट बंदे से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई वो एक्सपर्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे कोई एजुकेशनल वीडियो हो, कहीं से भी बस आप इंफॉर्मेशन को लेते हो। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करता है, टीचर इंफॉर्मेशन देगा बच्चों को एक
पर्पसफुल वे में, जैसे वीडियो सुना देगा क्लास में कोई, या फिर कोई पोस्टर दिखा देंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके इसमें पढ़ाया जाता है। ओपन इंक्वायरी, जिसमें बच्चा फ्री हैंडेड या फ्री माइंडेड क्वेश्चंस करता है, ये हमेशा आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। सो द ऑप्शन थ्रू विल बी करेक्ट। Read A and B given below. There are many bubbles in the test tube containing the water plant. The plant must be creating the bubbles. Which one of the following is true? यहाँ पे पूछा है कि ऑब्जर्वेशन कौन सा है और इन्फेरेंस कौन सा है। There are many bubbles. बहुत सारे बबल्स हैं टेस्ट ट्यूब में, जो जिसमें पानी के प्लांट हैं, यानी कि जलीय पौधे जिस परख नली में रखे हुए हैं वहाँ पे बहुत सारे बुलबुले हैं। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी, तभी तो आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो पानी जहाँ पे पानी के पौधे रखे हुए हैं, जलीय पौधों की परख नली में बहुत सारे बुलबुले हैं। तो ये चीज़ आपको सामने दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, बुलबुले आपको पैदा होते दिख रहे हैं, मतलब बुलबुले बनते दिख रहे हैं। द प्लांट मस्ट बी क्रिएटिंग द बबल्स, जो बुलबुले पौधे हैं वो ही, बुलबुले जो हैं वो पौधे ही उत्पन्न कर रहे होंगे। ये क्या किया है आपने, एक निष्कर्ष निकाला है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, उसी के बाद हम क्या करते हैं, इन्फेरेंस निकालते हैं। सो देयर आर मैनी बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द वाटर प्लांट्स। जलीय पौधे की परख नली में बहुत सारे बुलबुले हैं। ये चीज़ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसको आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने बोला है कि जो बुलबुले हैं वो जरूर पौधे ही बना रहे हैं, तो ये आपका एक निष्कर्ष है। So the option 1 is correct. Next है, which of the following is an example of integrated process skill? जो integrated process skill है, यानी कि समाकरित प्रक्रिया कौशल का उदाहरण कौन सा है? Measuring the volume of lungs, lung capacity को measure करना, estimating the distance between the class and the canteen in a school, predicting the growth of a plant during the 4th week based on data recorded for previous 3 weeks, manipulating temperature and recording observation to find out how fermentation of yeast is affected by temperature। जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल होती है ना, इसमें आप क्या करते हो, सारी चीज़ों को समाकलित कर देते हो। कैसे? ऑब्जर्वेशन भी आएगा, इन्फेरेंस भी आएगा, वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, कॉपी में चीज़ों जो ऑब्जर्वेशन आपने लिखी है उसको मेंटेन करके रखना, मैनिपुलेट करना चीज़ों को, ठीक है। आप एक एक ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हो। ये सारी चीज़ें जब आती हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल। प्रोसेस स्किल मतलब प्रक्रियात्मक कौशल, जहाँ आप चीज़ों को खुद करके देखते हो। और जब आप खुद करके चीज़ों को देखते हो तो आप हाइपोथेसिस, सारी चीज़ों को मर्जअप करके पढ़ते हो। मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, अगर आप लंग कैपेसिटी को मालूम कर रहे हो तो इसमें सिर्फ एक मेजरिंग जो टॉपिक है आप सिर्फ उसको काउंट कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट हो रहा है, कुछ और हो रहा है नहीं, तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है ही नहीं। एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस, यहाँ पे सिर्फ हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, बाकी कोई और चीज़ इसमें नहीं है क्लास और कैंटीन के बीच में, तो ये भी गलत है। प्रिडिक्टिंग द ग्रोथ, यहाँ पे आप ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहे हो एक पौधे की 4थे वीक पे, और 3 वीक पहले आपने जो भी डेटा रिकॉर्ड किया था उसको रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या है, ग्रोथ को प्रिडिक्ट करना, तो ये भी एक पर्टिकुलर अप्रोच है। लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेटिंग टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को मैनिपुलेट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो, फर्मेंटेशन देख रहे हो ईस्ट का, और टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल। यानी कि मैनिपुलेशन भी है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऑब्जर्वेशन भी है, इन्फेरेंस भी है, फर्मेंटेशन भी है, और वेरिएबल्स को कंट्रोल भी किया जा रहा है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। हिंदी में ईस्ट का किण्वन तापमान द्वारा कैसे प्रभावित होता है, यह ज्ञात करने के लिए तापमान को कंट्रोल करना, अवलोकन को रिकॉर्ड करना। और जबकि यहाँ पे क्या किया है, फेफड़ों का आयतन मापना, सिंगल हैंडेड एक अप्रोच है, तो गलत हो गया। कक्षा और कैंटीन के बीच की दूरी, डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं बस। 3 पूर्व सप्ताह रिकॉर्ड किए गए आंकड़े के आधार पर 4थे सप्ताह के दौरान पौधे की वृद्धि का अनुमान, ये भी नहीं होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी गिवन बिलो। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द इंक्वायरी लेसन, असेसमेंट एट द एंड ऑफ द सिलेबस टू चेक वेदर द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। यहीं पे आपको आंसर मिल गया है, एट द एंड। जब कोई भी असेसमेंट साल के अंत में किया जाता है, ये जानने के लिए कि आपने पूरे साल जो भी पढ़ा है, यानी कि जो भी अनुदेशात्मक ऑब्जेक्टिव जो हैं, आपने निर्देशित लक्ष्यों को अचीव किया भी है या नहीं, आप पूरे साल जो पढ़े वो आपके समझ में आया या नहीं, वो जांचने के लिए हम क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट, ठीक है।
असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंक्वायरी लेसन, और पूरे साल जो चलता है यानी कि शुरू से अंत तक जब आप बच्चों को आकलित करते हैं वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ए जो है वो फॉर्मेटिव है और बी जो है आपका समेटिव असेसमेंट है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो लर्निंग फॉर असेसमेंट होता है, जबकि समेटिव जो होता है वो लर्निंग ऑफ असेसमेंट होता है। इसमें अधिगम का आकलन होता है, इसमें अधिगम के लिए आकलन होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है। इसमें बच्चे को टाइम टाइम पे फीडबैक दिया जाता है कि कहाँ बच्चे को ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो ईयर एंड में होता है, जहाँ पे बच्चे को फेल या पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जनरल एंट्रीज आर एनकरेज्ड इन साइंस क्लासरूम दीज डेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट जर्नल्स। जो जर्नल एंट्री होती है वो यूजुअली हम स्कूल वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जैसे बही खाता वगैरह नहीं होता है जो आप एंट्रीज चढ़ाते हैं, बैंक वगैरह में होता है। तो वो साइंस क्लासरूम में आजकल इस चीज़ को बहुत एनकरेज किया जा रहा है। इसके पीछे का गलत रीज़न क्या है? इट मे इन्वॉल्व एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन राइटिंग ए रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक क्वेश्चन। बच्चों को किसी एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने में व्यस्त रख सकता है। अनुचिंतनीय अधिगम को प्रोत्साहित करता है यानी कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग, प्रतिपादक लेखन है। इट इज़ फॉर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड कन्वर्जेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कन्वर्जेंट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होता है वो जनरल एंट्रीज के लिए होता है। जनरल एंट्रीज जो होती है ना वो बेसिकली आपका एक लिखित डेटा होता है, रिटर्न डेटा होता है। तो इसमें बच्चे को आप इंगेज करते हैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स को लिखने के लिए, जहाँ पे हम ये मालूम करते हैं कि बच्चा इस क्वेश्चन को कितने तरीके से सोच सकता है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग होता है जिसमें बच्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है दिमाग में, फिर उसका डेटा बनाता है और फिर उसको अपने तरीके से एक्सप्रेस करता है। जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को एक प्रॉपर एक्सपोजर देते हैं। उस केस में बच्चे को ये बोला जाता है कि आप जितना अच्छे तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं, बच्चों को फ्री हैंडेड छोड़ के उसके जो दिमाग में जो भी चल रहा है उसको क्या करते हैं हम मालूम करते हैं। दैट इज़ योर एक्सपोजिटरी राइटिंग। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि ये समझ होती है कन्वर्जेंट क्वेश्चन के बारे में। ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन के बारे में समझ नहीं होती है, बल्कि ये डाइवर्जेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझ होती है। ठीक है। बेसिकली एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होती है ना उसमें आप इंफॉर्मेशन जो है उसको एविडेंस के थ्रू, डिटेल्स के थ्रू आप क्या करते हो, उसको वेरीफाई करते हो। तो यहाँ पे ये जो है वो बिल्कुल गलत है। Which one of the strategies doesn't address needs of diverse learners in a science classroom? कौन सी योजना विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित नहीं करती? कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, बच्चा एक दूसरे को आगे सपोर्ट करके बढ़ रहे हैं, ये तो पॉजिटिव है। लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन बाय ए टीचर, ये बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा पैसिव होता है और टीचर एक्टिव होता है। बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेइंग कल्चरली डाइवर्स इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है कि जो बुलेटिन बोर्ड होता है उस पर हम मेन इन्फॉर्मेशन या फिर महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख देते हैं। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ इन ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है वो खुद से चीज़ों को करके देखता है। तो यहाँ जो इनकरेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। सो आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेरी और कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।